तो आज हम बवासीर के बारे में जानेंगे कि बवासीर क्या है, बवासीर कैसे होता है, बवासीर कैसे रोक सकते हैं, बवासीर होने के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं और उनका हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो भी लोग मेरी वीडियो देखने वाले हैं, इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास मेरी वीडियो पहुंचे। 70 to 80% पीपल्स बवासीर रोग से ग्रस्त हैं। गुदा मार्ग में वेंस का फूल जाना, उसी को आमतौर पर बवासीर के नाम से जाना जाता है। हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग का भी आना बवासीर कहलाता है। बवासीर का जो विभाजन किया गया है ना, वो 3 प्रकार से विभाजन किया गया है: इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स एंड कंबाइंड पाइल्स। लिक्विड डाइट साथ के साथ लेते रहना। Hello guys, नमस्ते। This is Dr. हिमांशु शर्मा। I am a जनरल फिजिशियन एट ज्योति क्लिनिक सुनारिया चौक रोहतक। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे आप सब लोग बवासीर नाम से जानते हैं। तो आज हम बवासीर के बारे में जानेंगे कि बवासीर क्या है, बवासीर कैसे होता है, बवासीर कैसे रोक सकते हैं, बवासीर होने के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं और उनका हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये चीज़ें आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो सभी अच्छी लगती होंगी और आप सब लोग बहुत ही प्यार व स्नेह मुझे दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं और हमेशा इसका आभारी रहूंगा। तो यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जो भी लोग मेरी वीडियो देखने वाले हैं, इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास मेरी वीडियो पहुँचे। तो यही आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम जानेंगे कि बवासीर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बवासीर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आजकल 70 to 80% पीपल्स बवासीर रोग से ग्रस्त हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। बवासीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि बवासीर का इंग्लिश नाम पाइल्स है और साइंस में इसे किस नाम से जाना जाता है? साइंस में इसे हेमोरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। तो आओ आज हम पढ़ते हैं बवासीर के बारे में और शुरू करते हैं। बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स ये क्यों होती है? तो इसका मेन रीजन क्या है और ये कैसे हम पहचानेंगे और इसके कैसे हमें पता चलेगा कि ये बवासीर ही है या कोई सिंपल सिस्ट है? तो बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुदा मार्ग में जो हमारी वेंस होती है ना, से हम अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली भाषा में समझाऊं, जहां हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तब उस एरिया को गुदा मार्ग बोला जाता है। तो गुदा मार्ग में वेंस का फूल जाना, उसी को आमतौर पर बवासीर के नाम से जाना जाता है। यह कभी कभी जब हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग का भी आना बवासीर कहलाता है। तो ये होगी बवासीर का मुख्य रीजन कि भाई हम जैसे स्टूल पास करते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश होने के साथ साथ अगर हमें हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ रही है तो हमें बवासीर है। तो बवासीर कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से बवासीर का जो विभाजन किया गया है ना, वो 3 प्रकार से विभाजन किया गया है: इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स एंड कंबाइंड पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स क्या होती है? इंटरनल पाइल्स गुदा मार्ग में अंदर के रास्ते होती है जो कि स्किन से ढकी होती है। तो जो चीज अंदर के रास्ते होगी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल पाइल्स, तो यह गुदा मार्ग के अंदर के रास्ते ही मिलेगी, आपको बाहर दिखाई नहीं देगी। तो अंदर के रास्ते जो चीज होगी उसे हम इंटरनल पाइल्स के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स क्या है? एक्सटर्नल पाइल्स गुदा मार्ग में वेंस में चारों तरफ लेयर बन जाना, मतलब चारों तरफ जितनी भी वेंस होती हैं उन सभी वेंस में
उनका स्वेलिंग आ जाना एक्सटर्नल पाइल्स के नाम से जानते हैं। वो हमें अंदर के रास्ते नहीं मिलेगी, वो हमें सराउंडिंग, गुदामार्ग के सराउंडिंग, गुदामार्ग के चारों तरफ जो भी वेन्स हैं उनमें सूजन आ जाती है और उसी को हम एक्सटर्नल पाइल्स के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, कंबाइंड पाइल्स। कंबाइंड पाइल्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स के जो मुख्य रूप से विभाजन किए गए हैं उन दोनों का आकार एक पेशेंट में मिलना कंबाइंड पाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो कंबाइंड पाइल्स भी हो गया, ये तीनों टाइप बवासीर की ही हैं। तो अब इनके मुख्य रूप से क्योजिज क्या है, कारण क्या है, तो कारण क्यों होती है, मतलब क्या कारण है जिससे हमें बवासीर होती है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ना ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जिस व्यक्ति को साल या 2 साल से अगर कब्ज है, तो अगर वो फिर सुबह स्टूल पास करेगा तो स्टूल पास करने में उसको कठिनाई होगी और वो प्रेशर के साथ स्टूल पास करेगा, प्रेशर के साथ स्टूल पास करेगा तो उसको फोर्स करना देना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी फोर्स को लगाते समय जो हमारा गुदामार्ग होता है वहाँ पर जो वेंस में सूजन आ जाती है तो वो सूजन फट जाती है और बवासीर उभर जाती है। तो एक मेन रीजन तो हो गया इसका कॉन्स्टिपेशन। दूसरा मेन रीजन इसका क्या जानेंगे, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे की वजह से भी पाइल्स उभर सकती है। प्रेगनेंसी में तो ये लगा लो आप 90% महिलाओं को जो भी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी का टाइम काल होता है 1 से 9 मंथ तक, उस टाइम में किसी भी महीने में उनको प्रेगनेंसी निश्चित रूप से देखने को मिलती है। इक्का या दुक्का प्रेग्नेंट स्त्री ऐसी ही होंगी जिनमें नहीं दिखाई देती, अदरवाइज सब में दिखाई देती है। इसके अलावा भोजन में फाइबर की कमी, जो भोजन लेते हैं उसमें कितना प्रोटीन एंड विटामिन है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोटीन एंड विटामिन से भरपूर खाना नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी बवासीर हो सकती है। एंड उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि हम कितना लिक्विड डाइट ले रहे हैं, लिक्विड डाइट का भी इसमें अहम रोल है, लिक्विड डाइट साथ के साथ लेते रहना। और क्या कारण हो सकते हैं इसके, और कारण हो सकते हैं जैसे एनल इंटरकोर्स यानी कि गुदामार्ग के द्वारा मैथुन, तो उससे भी बवासीर हो सकती है। मुख्य रूप से यही इसके कारण माने गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। एंड इसके अलावा हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। अगर कोई पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पर आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे को ना फ्रेश होता हूँ जब मेरे को उसके साथ ब्लीडिंग होती है, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इसको पाइल्स है, फीसर है या अन्य तरह की कोई अलग सिस्ट है। तो वो देखने के लिए हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी पेशेंट से कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, वो कहेगा हाँ कॉन्स्टिपेशन है, कितने दिनों से है, कब से है, तो अहम रोल तो कॉन्स्टिपेशन का ही होता है। उसके अलावा सीटिंग जॉब कि आप क्या वर्क करते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर कितनी देर तक एक सीट पर बैठे रहते हैं, या आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आप ज़्यादा देर तक सीटिंग करोगे तो उसमें भी हो सकती है। इसके अलावा भूखा रहना, ज़्यादा देर तक हम भूखे नहीं रह सकते, अगर ज़्यादा देर तक भूखा रहेंगे तो ये भी बवासीर के लक्षण में काउंट हो जाता है। उसके अलावा भोजन में फाइबर युक्त आहार, फाइबर युक्त डाइट हमें लेनी चाहिए, हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी इसके लक्षण में काउंट हो जाएंगे। तो ये सब लक्षण बवासीर के माने गए हैं। और बवासीर के मैं बता देता हूँ इंस्ट्रक्शंस, बवासीर से बचने के लिए जो सावधानी निश्चित रूप से बरतनी चाहिए वो क्या है। हमें है ना डेली, हमेशा मतलब डेली दिन प्रतिदिन 8 से 10 गिलास शुद्ध पानी पीना चाहिए। पानी से है ना हमारे अंदर की जितनी भी गर्मी होती है और चर्बी होती है वो कटती है और बवासीर के चांस कम हो जाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए, जितना हम अच्छा खाना खाएंगे उतना हमारा शरीर के लिए अच्छा है। उसके अलावा हमें ज़्यादा मतलब सीटिंग जॉब नहीं करनी चाहिए, मतलब सुबह एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। और किसी को लक्षण में जैसे देखेंगे कि उसको खुजली है, खुजली के साथ दर्द है और गुदामार्ग में असहनीय है, दर्द है, बेचैनी है, तो ये सब भी इसके लक्षण माने गए हैं। तो उसको जो लक्षण है, लक्षण के आधार पर ही हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हमें मतलब भाई जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को खुजली है, तो खुजली के लिए हमें क्या करना है कि हमें ना अपने गुदामार्ग को साफ करते रहना चाहिए।
जैसे किसी पेशेंट को खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर है तो हर आधे घंटे में या 1 घंटे में एक साफ सूती कपड़ा लेकर अपने गुदा मार्ग को निश्चित रूप से साफ करते रहना चाहिए। उसमें मॉइस्टी नहीं रहना चाहिए। नरम वातावरण अगर रहेगा तो पाइल्स को बढ़ावा देगा, और अगर हम साथ में निश्चित रूप से सफाई करते रहेंगे तो उसमें मॉइस्टी नहीं पैदा हो पाएगी। तो यही इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा रहो, खुश रहो और अपना निश्चित रूप से एक्सरसाइज करो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट भी इसके लक्षणों के आधार पर ही है। जैसे किसी को पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो उसके लिए हम पेंटोसेक DSR कैप्सूल ले सकते हैं, और किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उसके लिए हम सिर्फ लैक्टुलोज दे सकते हैं। और अगर किसी को उसके साथ खुजली है तो उसमें हम टैबलेट सिट्राजिन दे सकते हैं। और अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, स्टूल के साथ खून ज़्यादा गिरता है, तो उसके लिए हमें फोलिक एसिड चलानी चाहिए। फोलिक एसिड भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक है ना P6 की किट आती है। P6 के नाम से कैप्सूल आते हैं, P6 के नाम से ही ट्यूब आती है। वो कैप्सूल जो P6 के आते हैं उसमें टोटल कैप्सूल 24 आते हैं। तो वो हमें 2-2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम 2-2 कैप्सूल इकट्ठे लेने हैं, और 4 दिन की इसकी डोज रहेगी। 6 कैप्सूल दिन के हो गए, 6 को 4 से कर दो तो 24 ही बनेंगे। तो इसकी टैबलेट की प्रक्रिया तो ये है। और उसके साथ में जो P6 की ट्यूब आती है उसके लिए हमें कैसे करना है, वो हमें कैसे लगानी है, ये हमें स्टूल पास करने के बाद लगानी है। सुबह जब हम स्टूल पास कर लेते हैं उसके बाद अच्छे से सफाई करके और एक गर्म पानी ले लें, और गर्म पानी में अपने गुदा मार्ग को टिकाकर और उसकी 10 से 15 मिनट तक सिकाई करनी है। सिकाई के पश्चात वो ट्यूब हमें लगानी है सुबह और शाम को सोने से पहले, सुबह स्टूल पास करने के बाद 2 टाइम। इसके अलावा हमें देखना कि भाई हमें ऑयली चीज़ें नहीं लेनी ज़्यादा, लाल मिर्च, गरम मसाले नहीं लेने ज़्यादा, तो ये चीज़ें आप लोग अवॉइड करना। और लिक्विड डाइट, नारियल पानी, मौसम्बी जूस, कीवी, पपीता, ये चीज़ ज़्यादा लेना आहार में, ताकि जो अंदर की गर्मी है वो उससे निकल सके। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा मुख्य रूप से। तो हमने सभी चीज़ों का डिस्कशन इस टॉपिक में कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो हम इसी से रिलेटेड डालेंगे, बगंदर की, जिसे एनल फिशर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप बने रहिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर और नए दिन। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।